बानसूर में हल्ला बोल कार्यक्रम में जनाक्रोश रैली। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली गई। अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर रामलीला मैदान रैली पहुंच रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर रोहिताश शर्मा के साथ हजारों की तादाद में समर्थक मौजूद हैं। इस दौरान डॉक्टर रोहिताश शर्मा बोले कि अपराधों के खिलाफ जनता का हल्ला बोल। बानसूर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जन आक्रोश रैली की तस्वीरें। बानसूर में हल्ला बोल कार्यक्रम में जन आक्रोश रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि एक तस्वीर सीधी समय बानसूर से लाइव है और दूसरी तस्वीर उस समय जब लोग वहां पर जुट रहे थे और रास्तों से होकर जब सभी समर्थक गुजर रहे थे तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई, जो कि आप सेकेंड फ्रेम में देख पा रहे हैं। अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर रामलीला मैदान ये रैली पहुंची और हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। जन आक्रोश रैली है। काफी लोगों की संख्या इसमें नजर आ रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली गई और अंबेडकर सर्कल से शुरुआत इस रैली की हुई और आह्वान जब किया गया कि इस तरह की रैली है तो जन समर्थन भी लोगों का इस समय नजर आ रहा है। रामलीला मैदान अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर पहुंच गई है रैली। डॉक्टर रोहिताश शर्मा के साथ हजारों की तादाद में समर्थक मौजूद हैं और इस दौरान डॉक्टर रोहिताश शर्मा बोले कि अपराधों के खिलाफ जनता का हल्ला बोल प्रदर्शन है। चौथा, मुजफ्फर में एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर लिया गया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी वो बच्ची आज तक बरामद नहीं हो पाई, जिसमें पूरा संरक्षण मंत्री महोदय का माना जा रहा है। पांचवा, मदन लाल बैरवा, श्रीमान मदन लाल बैरवा पंचायत समिति बानसूर के मदन लाल बैरवा पंचायत समिति बानसूर में वीडियो करते थे। इन्होंने उनका ट्रांसफर करके और अपने ही समाज के गुलाब सिंह गुजर को यहां वीडियो बनाया और जिसका परिणाम क्या हुआ, जब भ्रष्टाचार का मामला हुआ तो इनको ट्रांसफर करना पड़ा और जब ट्रांसफर हुआ तो जब पद रिक्त हुआ तो सीनियरिटी के हिसाब से मेघवाल समाज के अजीत साहब लाखीवाल जी का वीडियो पद पे नाम आ रहा था। इन्होंने सोचा कि मेरे समाज का व्यक्ति किस प्रकार इस पद पे आसीन हो। इन्होंने बिना कारण लाखीवाल जी का स्थानांतरण धौलपुर किया और कोटपुतली से प्रेम प्रकाश भावता को लाकर यहां वीडियो के पद पे आसीन करवाया। और बहुत से कारण हैं, समय का अभाव है, मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर साहब को जाति विशेष के नेता न होकर वो आप सभी के नेता हैं, सभी के नेता। मेरा आपसे करजोर निवेदन है, विकास के नाम से ज्यादा शांति व्यवस्था के नाम पे वोट इनको किया जाए, जिससे बानसूर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब कुशाल सिंह जी, आपने सीधी सच्ची बात के माध्यम से अपनी बात को रखी। आगे बढ़ते हैं। बानसूर में हल्ला बोल कार्यक्रम और जनाक्रोश रैली तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है। संबोधन से मुझे 4 घंटा बैठा दिया गर्मी में उसमें। मैंने कहा रोहिताश ये क्या हुआ, तो मैंने अपने मेरे मन में आया कि ये कमी तो मेरी है कहीं ना कहीं। ये गुंडे मेरे राज में थे नहीं, ये लोग छिप करके कहां से आ गए। और मैंने वहां स्वीकार किया और हमने कहा कि आज के बाद ऐसी घटना फिर नहीं घटेगी और हमने फिर तत्कालिक एसएचओ को डीवाईएसपी को खींच दिया और उसके बाद कभी मेरे टाइम में घटना नहीं घटी इस तरह। तो ये आदमी के मन पे डिपेंड करता है कि मन से मजबूत, एमएलए से बड़ी भी कोई ताकत होती है। आपके मन में गलतफहमी है, आप ये सोचते हो मिनिस्टर को ही पावर है, मंत्री को कोई पावर नहीं है। भारतीय प्रजातंत्र में सांसद और विधायक को जो विशेष अधिकार है, ये विशेष अधिकार किसी पदों में निहित नहीं है। पदों में तो रूल्स ऑफ बिजनेस से बन जाता है आदमी।
और विधायक और एमपी खुली फटकार मार सकते हैं, सरकार को खतरा बता सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन आजकल विधायक और एमपीओं का गला घोट दिया गया है, बहुत बड़ा गला घोट दिया। पहले लोकसभा में तो छोड़ो, मैं राजस्थान की विधानसभा की बात करता हूं। जब भैरू सिंह सरकार 50 वर्ष तक प्रतिपक्ष के नेता थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं थे। भैरू सिंह शेखावत जब खड़ा होता था तो चीफ मिनिस्टर और सरकार की धरती खिसक जाती थी, धोती गीली हो जाती थी जब भैरू सिंह जी खड़े होते थे। क्यों? कि एक ईमानदार नेता था, विषय पर पकड़ थी और सरकार को निचोड़ डालता था। तो भैरू सिंह जी के क्षेत्र में सीएम को फोन करें कि एक हैंडपंप लगा दो, अरे साहब पानी की टंकी भेज देंगे, मेरे क्षेत्र में एक स्कूल खोल दो। तो भैरू सिंह जी को सीएम कहता था कॉलेज खुलवा लो साहब, शेखावत साहब आपकी मां है। तो विपक्ष कमजोर जब होता है तब तक प्रजातंत्र को बड़ा खतरा होता है। आप रोज टीवी में देखते हो, सब किसी की हिम्मत नहीं एमपी की, किसी एमपी की हिम्मत नहीं। मुझे डर नहीं लगता किसी से भी, क्योंकि मुझे आपने पैदा किया, मेरे माँ बाप ने नहीं पैदा किया। माँ बाप ने पैदा किया जब तो मैं गरीब छोटा सा कार्य करता था। आपने मुझे नेता बनाया, मैं आपका बेटा, बानसूर का बेटा। बानसूर ने मुझे ये अधिकार दिया और पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में मैंने आपका नाम रोशन किया। आज कौन सा क्षेत्र है जिसको रोहितास का नाम नहीं जानते? उस कारण क्या है कि वो विरासत में बानसूर का बेटा है, बानसूर का बेटा है, इसलिए सब कांपते डरते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष को भी मजबूत करना सीखो। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस जमाने में की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो पंडित जी बड़े ध्यान से सुनते थे। मधुलिये में बोलते थे तो कांग्रेस की सरकार ध्यान से सुनती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते थे, आज भी बोलते हैं सुब्रमण्यम। तो हाउस कांपता था, जवाब देना नहीं हो सकता था और भारत देश सही दिशा में चलता था। आज बोलने का अधिकार छीन लिया गया। आपके बेटे का, रोहितास कुमार का कोई दोष नहीं था, मुझे पार्टी से निकाला इन लोगों। क्यों निकाला? मेरे पर आरोप था कि आपने मीटिंग में ये कह दिया कि राजस्थान का बीजेपी का नेतृत्व कमजोर है, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया होती तो अलवर जिले में कोरोना में कैजुअलिटी नहीं होती, दवाइयां भी पूरी मिलती, एम्बुलेंस मिलती, दवाई का इलाज होता। और आज जयपुर से ना प्रदेश अध्यक्ष आया, ना राजस्थान के 3 मंत्री दिल्ली में है, वो नहीं आया। मैंने हिम्मत थी तो बोल दिया, जिनका राज्य में 3 हमारे आदमी बैठे हुए, रुपया दिल्ली से मोदी जी ने भेजा और उस रुपए का दुरुपयोग बानसूर में भयंकर दुरुपयोग हुआ। कोरोना में एसडीओ और विधायक की दादागिरी चली, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, चंदा भी खाया गया, बड़ी मात्रा में चंदा भी दिया गया। मेरे दुख था और मैंने कह दिया, और ये भी कह दिया कि राजस्थान में बीजेपी की वो स्थिति है जो दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति है। माननीय मोदी जी के सामने कांग्रेस टिकती नहीं, ऐसे अशोक गहलोत के सामने ये जो बीजेपी का नेतृत्व है ये जीरो है, शून्य है। और इस बात पर मुझे निकाल दिया गया। जब मुझे निकाल दिया गया तो जिसने मुझे निकाला उसको भी निकाल दिया दिल्ली ने। अब आपको लेकर चलते हैं मानसूर में हल्ला बोल कार्यक्रम और जन आक्रोश रैली। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको, सुनिए सर। बहुत बड़ा है, 56 इंच का सीना है, उस 56 इंच में से 4 इंच काटकर आप राजस्थान में लगाना चाहते हो क्या? क्या कमजोर मानसिकता है हमारी, कितनी ढीली मानसिकता है हमारी।
कि मोदी जी को हम कमजोर करना चाहते हैं या ताकत दें। मोदी जी के जो शुभचिंतक हैं वो मोदी जी को ताकत दिल्ली के लिए देंगे, हम भी देंगे, आप भी दोगे, सब दोगे। मोदी जी को जो कमजोर करना चाहते हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा से, तो मोदी जी जब जयपुर बैठे रहेंगे तो देश की कमान कौन संभालेगा? जरा सोचिए, समझिए, बोलिए। ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जो आपके मन में विचार नहीं है, विचार करिए। ये कमजोर लोग। तो डॉक्टर रोहिताश शर्मा को आप सुने तो उनके नेतृत्व के अंदर ये रैली निकाली गई है। अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर रामलीला मैदान तक ये रैली पहुंची और डॉक्टर रोहिताश शर्मा के साथ हजारों समर्थक मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अपराधों के खिलाफ जनता का हल्ला बोल है। जो विराजने की जगह है वहां विराजेंगे। अब तुम भगवान को जूतियों में बैठा, पैरों में बैठा, ऐसे काम नहीं चल रहे। तो मोदी जी का स्थान, मोदी जी का स्थान। और भाई 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ भाई 2 मिनट और बैठो, रुको। तो मेरा मतलब है कि सोच समझकर फैसला लेना, और मैं आपसे पूछ करके जो भी कदम उठाऊंगा आपसे पूछ के उठाऊंगा। पर मैं, मेरे कलेक्टर है, मेरा एक चरित्र है, मैं मेरे नेता को पहले देखूंगा कि नेता मेरा प्रसन्न है, क्योंकि मुझे बानसूर की जनता को प्रसन्न रखना है। बानसूर की जनता में मेरे लिए मैसेज है, छू मंतर और काम बढ़ंतर। तो इस मेरा मंत्र को तुम फेल करना चाहते हो या पास? अगर पास करना चाहते हो इस मंत्र को तो फिर मुझे टाइम दे देना, जल्दबाजी मत करना। कोई बीजेपी कांग्रेस कोई देने वाली नहीं है, नेता देता है। आज बीजेपी को बोल के मोदी मोदी क्यों करते? मोदी नेता है, मोदी ने सबका दिल जीता है, मोदी काम करता है। वसुंधरा क्यों करते हैं? नेता है, काम करता है। तो मुझे जो ऊपर वाले ने उनको क्षमता दी, उसका मुझे समर्थन करने का आप आशीर्वाद दें, यही मैं आपसे निवेदन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चौकीदारा करूंगा मैं। आज के बाद मैं कल ही परसों जाऊंगा, डीजी से मिलूंगा और मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि सरकार के लिए डूब मरने की बात है कि 5-5, 6-6 मर्डर रोज हो रहे हैं, गोलियां चल रही है। आपकी शेरनी ध्यान नहीं दे रही है। इस शेरनी के जबड़े कैसे बंद किए जाएं, या हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि या आप निर्णय लें। और शेरनी क्यों छोड़ी? हिरण छोड़ना चाहिए था और कोई जानवर छोड़। शेर का मतलब दरवाजा बंद करके रखना पड़ेगा, वो तो खा जाएगी। तो आपको बानसूर को खाने के लिए शेरनी छोड़ी है क्या? ये नहीं चलने देंगे हम गहलोत साहब से। आपकी शेरनी को उल्टा ले जाओ, जोधपुर ले जाओ, जोधपुर में काम करने के। हमको तो आप बस गोलियों से गोलीबारी ना हो, बदमाशी ना हो, इस तरह का एक मृत्युंजय जैसा अवसर बानसूर में लगा दो तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से जो महत्वपूर्ण है, हम एमएलए का और तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वोट में तो आप बिगाड़ोगे, लेकिन आज बानसूर की जनता की तरफ से शकुंतला जी के खिलाफ मैं निंदा प्रस्ताव रखता हूं। जो समर्थन में हो, मैंने कहा कि शकुंतला रावत जी के खिलाफ जो किए गए उनके कारनामों के खिलाफ
बानसूर की जनता रामलीला मैदान में निंदा प्रस्ताव पास करना चाहती है। जो सहमत हो हाथ खड़ा करो। खबरों के सफर को शुरू करते हैं। बानसूर में हल्ला बोल कार्यक्रम एवं जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के नेतृत्व में ये रैली आयोजित की गई। अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंची ये रैली। डॉक्टर रोहिताश शर्मा के साथ हजारों समर्थक मौजूद रहे इस रैली में। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अपराधों के खिलाफ जनता का हल्ला बोल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए। अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंची ये रैली। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सीधे रुख करते हैं। अभिभूत हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता का, जिसका ना कोई आधार है, ना जिसके पास कोई धन है और जाति का आधार नहीं, 36 बिरादरी आज बानसूर की मुझे आशीर्वाद देने आई है। मैं नतमस्तक होके आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप सबको। आज मुझे मजबूर होके ये हल्ला बोल कार्यक्रम करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि रोज गोलियां चल रही है। हमने ऐतराज किया और ऐतराज में नामजद किया। हमने कहा विधायक महोदया शकुंतला जी, वैसे तो महिला होने के नाते हमारे क्षेत्र की बहू बेटी होने के कारण मैं उनका हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, परंतु विधायक के रूप में जो उन्होंने कृत्य किए हैं, जो विधायक के खिलाफ जिस तरह का कृत्य हुआ है, विधायक चाहती तो रोक सकती थी उन कृत्य को, उन गलत बातों को बढ़ावा दिया। उसकी क्या शोर क्यों मचा? रुक जाओ यार। ठीक हो गया, मत छोड़ो। शकुंतला जी अगर चाहती तो लोग भयभीत नहीं होते और आराम से शांतिपूर्वक ढंग से अपना दैनिक कार्य सुचारू रूप से कर सकते थे। पर अपने विधायक काल में नहीं जाने क्यों आंख बंद कर रखी है। सबकी लुटाई हो रही है, बेहद लुटाई हो रही है। थाना कचहरी में दलाली हो रही है, जबरदस्त दलाली हो रही है। जिस भी महकमे में जाओ दलाली हो रही है। बिना पैसे दिए काम नहीं होते। हमारे किसान, जिनको हमारे राज्य में 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता था, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, आज 24 महीने में भी कई लोगों को तो परेशानी है, ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा। और कोई दिया भी जाता है तो कहते हैं 5000 के बिना ट्रांसफार्मर लगता नहीं। किसान रो रहा है। दफ्तरों में मैं आपको बताऊं, ऐसे निकृष्टतम व्यक्ति लगा दिए गए। नहीं जाने जब उनको कहते हैं दबा के, तो वो कहते हैं कि हमको तो मंथली देनी पड़ती है साहब, पैसे कहां से वसूल करें हम तो मंथली जब तक नहीं देंगे
और जब तक हम पैसे वसूल नहीं करें तो घर बेच के थोड़ी आए हम। ये सबसे बड़ा रोग है कि प्रशासन को भ्रष्ट करने का उनसे मंथली ली जाती है। और सारे सरपंच यहाँ जो विराजमान है, मुझे पता है, मेरा 15 साल आपने मुझे विधायक बनाया, मेरे एंटाइड फंड में से कोई एक पैसा का बता दे कि मैंने रिश्वत ली हो तो मेरा आंगली काट दो, मेरा सिर काट दो। और यहाँ एक सरपंच को इंटेंशनली भले खड़ा होकर मेरी बात काटने के लिए खड़ा हो जाए, पर ईश्वर को साक्षी करके एक सरपंच कह दे कि हमसे एंटाइड फंड में बिना पैसे लिए हमको दिया, सबसे पैसे लिए। सरपंच क्या करे, गांव में जो पैसा मिलता है उसमें 40% तो सरकार की जेबों में भरा जाता है, 60% में आप जानते हो सरकारी कर्मचारी खींच जाते हैं। फिर एक बरसात हुई और सड़क साफ हो जाती है, कोई मतलब नहीं। मैंने आरोप लगाया शकुंतला जी पे, मैंने 5000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया। मेरे पास एक एक चीज का लेखा जोखा है। और मैंने कहा शकुंतला जी को कि शकुंतला जी, आप चाहो तो मेरे खिलाफ मान आने का मुकदमा दर्ज कर दो, मैं आरोप लगाता हूं, आप मेरी रिपोर्ट करिए थाने में, संबंधित विभागों में मेरी रिपोर्ट करिए। माननीय मुख्यमंत्री जो आपको शेर नहीं कहते हैं, आपके खास समझे जाते हैं, आप उनसे मेरी एसीडी से जांच करा सकते हैं। परंतु चोर चोर की हिम्मत कहां होती है मुकाबला करने की। आज तक मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसका मतलब है कि मौन स्वीकृति है कि हाँ मैंने खाए हैं। मैंने एक मसले में शकुंतला जी कह रही थी नारायणपुर के मसले में कि ये लीगल है, मैंने कहा ये इलीगल है। अब्दुल रहमान वाले फैसले में ये कवर होता है मामला, इसमें बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। शकुंतला ने कहा बनाई जा सकती। और मैंने कलेक्टर को कहा कि ये कैसे बन रही लीगल, इसको रोके। हिम्मत नहीं हुई शकुंतला जी की वजह से। फिर मैंने कहा कि सब विधायक भी चोर है और एसडीओ भी चोर है, नारायणपुर की बात है, और तहसीलदार भी चोर है। और अब 3 दिन से मुझे पता पड़ा कि कलेक्टर भी चोर है। जब कलेक्टर का नाम आया तो रात को 12 बजे मेरे पास कलेक्टर साहब का फोन आता है, रोहितास जी आपने मेरे को भी चोर कह दिया। वीडियो जारी किया मैंने बाकायदा। मैंने कहा है, मगर आप चोर हो। और मैं कैसे चोर हूं? मैंने कहा 5 दिन से तुमको पता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलत निर्माण हुआ है, इसको आप साहूकार होते तो रोकवा देते इसको जाके। आपसे मेरी टेलीफोन से बात हुई, बोला मेरी छवि आपने खराब कर दी, छवि मेरी बने कैसे? वो न्याय कर दो, छवि बन जाएगी। बोला मैं आधा घंटा में न्याय कर दूंगा। एक तरफ शकुंतला उसको बनाना चाहती थी, एक मैं उसको तोड़ना चाहता था। कलेक्टर मजबूर हुआ, 12:30 बजे बुलडोजर चला करके उसको तोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी की सारी एजेंसियां, मैं गहलोत साहब के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, गहलोत साहब का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे साथ के कार्यकर्ता है, हम यूथ कांग्रेस में एक साथ काम करते थे। ये व्यक्ति बहुत ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक कहलाता था, लेकिन समय का बलिहारी ऐसी आई कि अशोक गहलोत का रोल जो धृतराष्ट्र का रोल था ना, आंख पर पट्टी बांधनी पड़ गई। एक ईमानदार आदमी की आंख पर पट्टी बांधी इन भ्रष्ट लोगों ने। करीब 100 के करीब मुख्यमंत्री तैयार हो गए और आंख पर उनको पट्टी बांधनी पड़ गई। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सारे योद्धा बैठे देख रहे थे। गहलोत साहब को भी आभास है कि राजस्थान की जनता का शोषण हुआ है, मगर
किस्सा कुर्सी का, कुर्सी महान, कुर्सी को कौन छोड़ता है। अगर गहलोत साहब इस बुढ़ापे में अगर इस कुर्सी को छोड़ देते और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कह देते कि मैं ऐसी सरकार को चिमटी से छूना भी पसंद नहीं करता, तो महात्मा गांधी के बाद दूसरा नंबर अशोक गहलोत का आ जाता। मौका था और डोकरा चूक गया। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोलियां चल रही हैं, रोज गोलियां चल रही, एक गोली चल जाए, 2 चल जाए, 3 चल जाए, 4 चल जाए, 5 चल गई। और आज आपको पता नहीं कल अखबार में पढ़ने का मिलेगा, एक नौजवान का नारायणपुर में आंख काट करके मर्डर कर दिया। मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया। और हम आज सुबह ही मर्डर कर दिया। हमको धिक्कार है, किस बात के हम नेता हैं, हमको शर्म आनी चाहिए। और हमारा मुंह काला करने की जो क्षमता है वो जनता में है। क्यों नहीं काला करते हो आप, मुंह काला क्यों नहीं करते हो ऐसे लोगों को जिसके राज में इस तरह की घटना घट जाए और आप उनको माला पहनाते हो तो सब यूं ही मरते रहेंगे, कोई नहीं संभाल पाएगा। एक बार जब मैं एमएलए था, हमारे सुशील जी पुरोहित वकील साहब का के साथ एक पेट्रोल पंप पर चोट हो। उस वक्त मानसून की बाढ़ बहुत एक्टिव थी, बहुत सजग बाढ़ थी और वकील साहब ने हमारे इस चौक पर पंचायत समिति वाले, ग्राम पंचायत वाले चौक पे तिरैया पर धरना दे दिया। मैं आया हुआ था, मुझे मैसेज मिला कि वकील लोग आपको हाजिर कर, बाकायदा सम्मन की तरह कहा कि आप हाजिर हो। मैं तत्काल गया और मुझे 4 घंटा बैठा दिया गर्मी में उसमें। मैंने कहा रोहितास ये क्या हुआ, तो मैंने अपने मन में, मेरे मन में आया कि ये कमी तो मेरी है कहीं ना कहीं। ये गुंडे मेरे राज में थे नहीं, ये लोग छिप करके कहां से आ गए। और मैंने वहां स्वीकार किया और हमने कहा कि आज के बाद ऐसी घटना फिर नहीं घटेगी। और हमने फिर तत्कालिक एसएचओ को, डीवाईएसपी को खींच दिया और उसके बाद कभी मेरे टाइम में घटना नहीं घटी इस तरह। तो ये आदमी के मन पे डिपेंड करता है कि मन से मजबूत, एमएलए से बड़ी भी कोई ताकत होती है। आपके मन में गलतफहमी है, आप ये सोचते हो कि मिनिस्टर को ही पावर है, मंत्री को कोई पावर नहीं है। भारतीय प्रजातंत्र में सांसद और विधायक को जो विशेष अधिकार है, ये विशेष अधिकार किसी पदों में निहित नहीं है। पदों में तो रूल्स ऑफ बिजनेस से बन जाता है आदमी। और विधायक और एमपी खुली फटकार मार सकते हैं, सरकार को खतरा बता सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन आजकल विधायक और एमपीओ का गला घोट दिया गया है, बहुत बड़ा गला घोट दिया। पहले लोकसभा में तो छोड़ो, मैं राजस्थान की विधानसभा की बात करता हूं। जब भैरू सिंह शेखावत 50 वर्ष तक प्रतिपक्ष के नेता थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं थे। भैरू सिंह शेखावत जब खड़ा होता था तो चीफ मिनिस्टर और सरकार की धरती खिसक जाती थी, धोती गीली हो जाती थी जब भैरू सिंह जी खड़े होते थे। क्यों कि एक ईमानदार नेता था, विषय पर पकड़ थी और सरकार को निचोड़ डालता था। तो भैरू सिंह जी के क्षेत्र में सीएम को फोन करे कि एक हैंडपंप लगा दो, अरे साहब पानी की टंकी भेज देंगे। मेरे क्षेत्र में एक स्कूल खोल दो, तो भैरू सिंह जी को सीएम कहता था कॉलेज खुलवा लो साहब, शेखावत साहब आपकी मां है। तो विपक्ष कमजोर जब होता है तब तक प्रजातंत्र को बड़ा खतरा होता है। आप रोज टीवी में देखते हो, सब किसी की हिम्मत नहीं है एमपी की, किसी एमपी की हिम्मत नहीं। मुझे डर नहीं लगता किसी से भी, क्योंकि मुझे आपने पैदा किया, मेरे माँ बाप ने नहीं पैदा किया। माँ बाप ने पैदा किया जब तो मैं गरीब छोटा सा कार्य करता था। आप
आपने मुझे नेता बनाया, मैं आपका बेटा, बानसूर का बेटा। बानसूर ने मुझे ये अधिकार दिया और पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में मैंने आपका नाम रोशन किया। आज कौन सा क्षेत्र है जिसको रोहितास का नाम नहीं जानते? उस कारण क्या है कि वो विरासत में बानसूर का बेटा है, बानसूर का बेटा है, इसलिए सब कांपते डरते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष को भी मजबूत करना सीखो। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस जमाने में की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो पंडित जी बड़े ध्यान से सुनते थे। मधुलिये में बोलते थे तो कांग्रेस की सरकार ध्यान से सुनती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते थे, आज भी बोलते हैं सुब्रमण्यम। तो हाउस कांपता था, जवाब देना नहीं हो सकता था और भारत देश सही दिशा में चलता था। आज बोलने का अधिकार छीन लिया गया। आपके बेटे का, रोहितास कुमार का कोई दोष नहीं था, मुझे पार्टी से निकाला इन लोगों। क्यों निकाला? मेरे पर आरोप था कि आपने मीटिंग में ये कह दिया कि राजस्थान का बीजेपी का नेतृत्व कमजोर है, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया होती तो अलवर जिले में कोरोना में कैजुअलिटी नहीं होती, दवाइयां भी पूरी मिलती, एम्बुलेंस मिलती, दवाई का इलाज होता। और आज जयपुर से ना प्रदेश अध्यक्ष आया, ना राजस्थान के 3 मंत्री दिल्ली में है, वो नहीं आया। मैंने हिम्मत थी तो बोल दिया, जिनका राज में 3-3 हमारे आदमी बैठे हुए, रुपया दिल्ली से मोदी जी ने भेजा और उस रुपए का दुरुपयोग बानसूर में भयंकर दुरुपयोग हुआ। कोरोना में एसडीओ और विधायक की दादागिरी चली, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, चंदा भी खाया गया, बड़ी मात्रा में चंदा भी लिया गया। मेरे दुख था और मैंने कह दिया, और ये भी कह दिया कि राजस्थान में बीजेपी की वो स्थिति है जो दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति है। माननीय मोदी जी के सामने कांग्रेस टिकती नहीं, ऐसे अशोक गहलोत के सामने ये जो बीजेपी का नेतृत्व है ये जीरो है, शून्य है। और इस बात पर मुझे निकाल दिया गया। जब मुझे निकाल दिया गया तो जिसने मुझे निकाला उसको भी निकाल दिया दिल्ली ने। जिसने मुझे निकाला, मेरी बात को हाईकमांड ने भी सही मानी, हाईकमांड ने भी सही मानी कि ये कहता है कि ये नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, बदल दी। ये हिम्मत है आपके लाडले बेटे में, आपके दम पर है। आज किसी की हिम्मत है क्या? मैं बोलता हूं, मैंने यहां तक भी कहा कि लोकसभा में सुन है, जनता का पैसे की ठगी हो रही है, कोई सांसद बोल नहीं सकता, पिन ड्रॉप साइलेंट, और विपक्ष हल्ला मचाता है, हू हा। अरे दाम तो अपना खर्च हो रहे हैं, ये तो मजे मार रहे हैं। एक सांसद की हिम्मत नहीं कि अपने क्षेत्र की बात रख दे, तो तुमको गूंगा पहलवान चाहिए तो एमपी और एमएलए बना दो, और तुमको मुंह बोलती फिल्म चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो निडर हो, जो किसी के बाप से न डरे, सच्चे को सच्चा कह के निडर होके बढ़ा। अभी एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे हवाई जहाज में मिल गए, धर्मेंद्र राठौड़ साहब भी उनके साथ थे, और नमस्कार हुई हमारी। मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा, रोहितास एक बात बता, हमारी सरकार कैसी चल रही है? तो मैंने कहा साहब आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि मैं सही जवाब दूंगा तो आप कहोगे कि इसके आंखों पर बीजेपी का चश्मा है, और अगर मैं सही जवाब दूंगा तो ये कहोगे कि बीजेपी का चश्मा है, और गलत जवाब दूंगे तो आपने मित्रता के नाते मुझसे पूछा है, वो मित्र धर्म नहीं निभा पाऊंगा, मैं सही बोलूंगा। बोला तू सही बोल, तू तो हमारा आदमी है, तू तो बीजेपी में डेपुटेशन पर है, तू हमारा दोस्त है, हमारी पार्टी से गया हुआ है। मैंने कहा साहब आपके राज में लूट खसूट चरम सीमा पर है,
और बहुत बुरी स्थिति है आपकी पार्टी की। बोला कारण तो आप जानते हो। तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, सब कुछ मेरी मजबूरी है। तो बोलना चाहिए, सबको सही बात कह देनी चाहिए कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है, इतनी शक्ति होनी चाहिए। तो विधायक ऐसा बनाओ जो आपकी बात रख सके, कह सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज बानसूर में विकास बहुत कर दिया शकुंतला जी, अस्पताल बना दिया। कौन सा अस्पताल बन गया? कोई डॉक्टर, कोई लेबोरेटरी नहीं, कोई जांच की मशीन नहीं और कोई व्यवस्था नहीं। बोर्ड लगा दिया, एक फर्जी तरीके से शिलान्यास कर दिया किरोड़ी की तरफ, जो कनेक्टिविटी में नहीं है। तो ये क्या है कि भागता चोर की लंगोटी अच्छी, जाते जाते वाहवाही लूट रहे। एक बना दिया पुलिस अधीक्षक का कार्यालय ऊंचपुर रोड पे। ये क्या तरीका? ये वकील बेचारे कहां चक्कर लगाएंगे? वकील तो लगा लेंगे, फीस लेते हैं, मगर क्लाइंट कहां जाएंगे, किस किस बाबू को पकड़ेंगे, कैसे कैसे काम होगा? जनता को चारों तरफ से मार दिया। फर्जी नगर पालिका, मैंने कहा फर्जी खोल दी, बिना सिद्धांतों के, बिना किसी रूल्स ऑफ बिजनेस को देखे हुए यह नगर पालिका खोल दी। न्याय संगत नहीं है नगर पालिका। इसका रेडियस निर्धारित करना चाहिए था कि बानसूर से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो भी सरकार मुनासिब समझे, पूरा रेडियस बढ़ाना चाहिए था। ये नहीं जिसमें अपना और पराया किया जाए, ये बहुत गलत बात है। अपना पराया नहीं किया जाए। नॉमिनेटेड थी और यह काम करा दिया गया। नॉमिनेट नगर पालिका में भी नॉमिनेट मेंबर और बढ़ा दी। बोले ये कैसे बढ़ सकता है? बोले हमारी दादागिरी, हमारा राज, हम चोर को साहूकार कर दे, साहूकार को चोर कर दे। मैं कहा फिर तो तुम कर सकते हो। लेकिन मैंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि ये जो इलीगल कार्य बानसूर में हो रहे हैं, भगवान अगर मौका देगा तो मैं इन सब की जांच कराऊंगा। और मैं पहला आदमी हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी जो मेरे मित्र भी रहे, मैंने उनको कहा आपने सबसे बड़ी भूल कर दी कि क्रिमिनल के घर जाकर के जो भी सीएम जाता है तो उनके परिवार की पृष्ठभूमि की जांच कराता है। अगर जांच में सही है तो मुख्यमंत्री उनके घर जाता है नहीं। और आप तो भोजन कर आए, क्रिमिनल कुर्सियों में बैठे रहे, पुलिस बाहर चौकीदारा करती है। ये आपने बहुत बड़ा संविधान का उल्लंघन किया है। तो बहुत सारे काम हुए, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ। मैं शकुंतला जी को केवल इतना दोष देना चाहता हूं कि भाई तुमको अगर धन की जरूरत थी तो मैं कहता हूं, ये जात बिरादरी की कुछ लोग बात कर देते हैं कभी तो। मैं कहता हूं कि गुजर भाई बहुत धार्मिक कौम है, चाहे गौशाला का मामला हो, चाहे कोई धार्मिक मामले हो, आगे बढ़कर दान देते हैं। और शकुंतला जी, आपको तो पहले भी नोटों से आपकी झोली भर दी थी, और अगर डिमांड करो तो दानदाता तो तुम्हारा परिवार ही है। तुमको जितना रुपया नोट से तोल देती, बशर्ते कि तुम भगवान का दूत बन करके इन लोगों की सेवा करते। अभी हमारे भाई बोल रहे, गुजरों को भी छोटा नहीं, हम कैसे आरोप लगा रहे? आज जितने गुजर दुखी है, शायद ही कोई और दुखी। ये भी समझो, इसने ये जरूर पहल की है कि भाई मैं गुजरवाद की बात कर लूं तो मेरे गुजर साथ दे जाएंगे। आज अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो गुजर सबसे ज्यादा परेशान है। जेल में ठूस देंगे, गुजरों की तो हिम्मत भी नहीं है। गुजरों के लड़के नारे लगाए जाते हैं तो उनको उठा के पुलिस उठा ले जाती है, रोहितास उनको छुटाता है।
ये नौबत आ रही है। तो ये किसी की भी सगे नहीं है, इसलिए भय मत पाड़ो। जिसने शो जरूर देती है लेकिन उन्हीं को पहले डसती है। लाखा का नागल में क्या हुआ, 50 करोड़ की फसल को बर्बाद कर दिया, तो ये गुजरों का समर्थन कर दिया क्या? मैं अगर उसकी जगह होता, एक छींट का मामला है, ये रतिराम सरपंच साहब बैठे, एक बिजली के इंजीनियर को पीट दिया, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, सारे गांव को, महिलाओं को। रतिराम जी को फोन आया कि रोहतास जी हमारे साथ ऐसी घटना हुई, तो क्या चाहते हो रतिराम? बोले मैं चाहता हूं कि महिलाओं पर मुकदमे नहीं हो और कोई गिरफ्तारी नहीं हो तो और भी अच्छी बात। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, एमएलए नहीं था। मैंने कहा मेरे होते हुए कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता, और मैंने बिजली बोर्ड की भीमरी बांध दी और एक को भी गिरफ्तार नहीं होने दिया, एक पर भी मुकदमा नहीं चलने दिया। ये रतिराम गवाह है। तो राज में सब शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर निकाला, और वो ऑर्डर क्या था कि अवैध रूप से दबाई गई जमीन को खाली करा जाए। कोई वो नोटिस ऐसा नहीं था कि तत्काल खाली करा जाए, बाकायदा नोटिस दे देते। फसल खड़ी हुई थी, 40 करोड़ से ज्यादा की फसल थी, उस फसल को कब्जे सरकार कर लेते, गौशाला को दे देते। कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप सोच सकते। महिलाओं तक मुकदमे दर्ज किए। आज हमारे ये राम बैठे हैं, ये बेचारा बढ़िया कम्युनिटी से है, सेठ है। सेठों की समाज में बहुत बड़ी स्थिति होती है। इसके एक लुच्चे लफंगे बेईमान आदमी ने इसके गाल पर तमाचा मार दिया। वो तमाचा इसके गाल पर नहीं पड़ा, वो रोहित राजकुमार के गाल पर पड़ा। मैं तत्काल पहुंचा, मैंने कहा इसको गंगा जी तो नहीं गालूंगा, पर इसको तड़पा तड़पा के इसको गलती का एहसास जरूर करा दूंगा, ये मैंने प्रण लेता हूं। तो ऐसी ऐसी गुंडागर्दी हो रही है, लूट रहे, कोई माई का लाल सुनने वाला नहीं है। शिक्षा का हब बन जाता। स्टेडियम हमारे टाइम में 10 लाख रुपया मिलता था, आज तो करोड़ों रुपया मिलता है एमएलए को। मैं और जगत एमएलए थे तो 10 लाख में, हमने 10 लाख में एक स्ट्रक्चर तैयार किया, बस अड्डा का भी स्ट्रक्चर तैयार किया। आज गौशाला के लिए ये मंत्री है, बैरोड में एक स्टेडियम बना, 6 करोड़ की लागत से किसने बनाया? हीरो होंडा कंपनी ने। देवी, जब बैरोड में हीरो होंडा कंपनी 6 करोड़ में बना सकती है, तो बानसूर जो शिक्षा का हब भी है, स्कूल कॉलेज भी बहुत है यहाँ। तू या किसी फैक्ट्री से कहकर स्टेडियम नहीं बना सकती, पर नहीं, 1.5 करोड़ रुपया में 1.5 दीवार भी न बना। कहता मैं वहीं पर स्टेडियम बनाऊंगी जो हमारे टाइम का था। तो ये गायें कहां जाएंगी? जब समय उल्टा होता है गादड़ा, तो फिर गांव की तरफ भागता है। गौशाला को हमने कहा किसी ने हाथ भी लगा दिया तो उसकी खैर नहीं होगी। आज गायें, बहुत सुंदर गौशाला बानसूर की है, मैं इसका गौशाला के संचालकों को बधाई देता हूं। इतने सुंदर ढंग से बनाई हुई है, चारा का इंतजाम, सब इंतजाम। उसको कहते हैं डिस्ट्रॉय करके हम यहाँ गौशाला बना, तुम्हारा बाप नहीं बना सकता। सरकार तो अब 1 महीने की बाकी है, हम बनाएंगे स्टेडियम, और आप करीब 10-15 बीघा में स्टेडियम बनाएंगे, मेरा वादा है। और जबरदस्त, मैंने जगह भी 2-3 देखी है, और इसमें 5-7 करोड़ की लागत से हो। स्टेडियम बनाने के लिए सरकार से पैसे की जरूरत नहीं। उद्योगपतियों के लिए एक कॉलम है कि वो धर्म करें 5%,
तो हम 5% किसी भी इंडस्ट्री से लेकर इसको स्टेडियम को बनाएंगे। मेरा ये सोच है कि बानसूर में इस नगर पालिका का रिस्ट्रक्चरिंग कराऊंगा, इसको बंद करके और सही ढंग से सिस्टमेटिक जो कस्बे और ढाणियों की बानसूर तन की जो जमीन बस्तियां हैं उनको कवर अप करेंगे और न्याय संगत ढंग से इसका पुनर्गठन करेंगे और ये नगर पालिका चलाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एक छत के नीचे सारे दफ्तर, एक छत के नीचे, वो हमारा करने का सोच है। अगर भगवान मौका देगा तो एक छत के नीचे सारे दफ्तर बनाएंगे, वकीलों के लिए बार बनाएंगे ताकि चक्कर नहीं लगाना। गिरधरदास बाबा के सामने जो एसडीओ कोर्ट है उसको हम डिमोलिश करेंगे अगर आपने मौका दिया, भगवान ने दिया। और उस जगह हम वृद्धों के लिए, माता बहनों के लिए एक घूमने का पार्क बनाएंगे और मेला हो, जब वहां कुश्ती भी हो जाए आराम से और घूमने फिरने की जगह भी हो जाए बुढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और बानसूर में कोई मीटिंग हो तो मीटिंग का भी जगह वहां बनेगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको, सुनिए सर। ये जो बानसूर का आधा बाईपास बच गया, पहले वाला मैंने बनाया था, ये आधा बच गया। इस आधा में भी आपने मौका दिया तो इसमें भी डबल रोड बनाएंगे ताकि बानसूर का चहुमुखी विकास हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वादा करता हूं कि गुंडागर्दी के लिए बानसूर में कोई जगह नहीं होगी। और एक जगह मेरे को मौका दिया हमारे युवाओं को सुधारने का, हम भरसक प्रयास करेंगे। अभी छोटी छोटी गलतियां करके मुकदमे उन पर दर्ज है। मैं उनसे कहता हूं सब सरेंडर करें अपने आप को, ये तमंचा बंदूकबाजी सब छोड़े, ये जमा कराएं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम वचन तुमको देना पड़ेगा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। वरना तो समाज में आप जो ये डर भय का वातावरण फैलाते हो, इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है, तुम सोच नहीं सकते। इसलिए सरेंडर करो अपने आप को। रोज तमंचा गोलियां चलाना, पैसे मांगना, बानसूर को भयभीत करना, लूटना, इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं बढ़ गया, इनका जो स्थान है वो हमने सुरक्षित सोच रखा है, ऐसे लोगों को हम काम भेजें। तो एक न्याय संगत कार्यक्रम हम देना चाहते हैं। रहा सवाल, लोगों को मेरे बारे में वहम है कि मैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ूं। मैंने आपको बताया कि मैं बानसूर की पार्टी से चुना हुआ कार्यकर्ता हूं। मेरी कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस में मैं हार गया, बीजेपी में मैं हार गया, तो मेरे को बनाया किसने? बानसूर ने बनाया। तो बानसूर की जनता तय करेगी, वो करूंगा। अभी वसुंधरा में जिसका हूं लॉयल, बानसूर की जनता का लॉयल हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया का लॉयल। मैं बीजेपी में 3 नेताओं को मानता हूं, हृदय से मानता हूं, उनकी बात कभी नहीं टालूंगा और नहीं टालना चाहता। एक पंडित दीनदयाल सिंह उपाध्याय, जिनकी रीति नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। दूसरा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तीसरा माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, जो किसानों की समस्याओं का निवारण करना चाहते थे, जिन्होंने अंत्योदय योजना चला के विश्व में नाम रोशन किया, हम वो सब करना चाहते थे। और तीसरी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसी नेता है जिनका खजाना कभी खाली नहीं रहता, भरा ही रहता है। कोई स्कीम लेके जाओ, पूछती है कितने लोगों को लाभ होगा। हम कहते थे साहब 500 लोगों को लाभ होगा 2 करोड़ से, हाथ के आप मंजूर करते थे। और अब मुख्यमंत्रियों को 5 करोड़, और भाई 1 करोड़ ही होना। तो हमको राजा मुख्यमंत्री, राजा दिल, बड़ा दिल की मुख्यमंत्री चाहिए। इसलिए हमने कहा कि बीजेपी में चले जाएंगे तो दूल्हा कौन हो, किस मुख्यमंत्री को पकड़। बानसूर में मैं क्या भाषण दूंगा, तुम्हारे यहाँ क्या बनाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो पता ही नहीं। जिसमें दूल्हा का पता नहीं तो नौसी कौन सी आएगी, कैसे पता लगेगा कि क्या कौन सी नौसी लेके आएंगे। तो आज तो ये लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इनमें नेताओं का अभाव हो गया। नेता का नाम नहीं बता सकते और नेता का नाम बताएं तो बंटा डाल हो जाए। तो इसका मतलब नेतृत्व विहीन राजनीतिक पार्टियां हो गई। राजनीतिक पार्टियों में नेता नहीं। आज किसके नाम पर वोट दोगे आप बीजेपी? मोदी जी। हैंडपंप खराब हो गया तो मोदी जी तक कैसे जाएंगे? बिजली की समस्या आई तो मोदी जी तक कैसे जाएंगे? और कोई समस्या आएगी तो मोदी जी। हमको राजस्थान में नेता चाहिए जिसको हम पकड़ रहे हैं, जो हमारा काम करा सके। ये दुर्भाग्य है। नेता भी अपने आप को वसुंधरा आ जाए इसलिए सारे नेता कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे से चुनाव। हिजड़े हो गए ना, हिजड़े हो गए ना। कोई दम नहीं बनता कि मेरे को नेता बनाए, क्षमता ही नहीं। मोदी जी बेचारा भारत को देखेंगे या प्रांतों को देखेंगे? उनके जुम्मे देश की जिम्मेदारी है, सरहद की जिम्मेदारी है, 125 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है। और राजस्थान कहता है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव, उनके नेतृत्व में जहां जहां चुनाव हुआ परिणाम उड़ते हुए। उनका नेतृत्व है दिल्ली के लिए। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? हमारा शेर नरेंद्र मोदी जैसा, बहुत बड़ा है, 56 इंच का सीना है। उस 56 इंच में से 4 इंच काटकर आप राजस्थान में लगाना चाहते हो क्या? क्या कमजोर मानसिकता है हमारी? कितनी ढीली मानसिकता है हमारी कि मोदी जी को हम कमजोर करना चाहते हैं या ताकत है? मोदी जी के जो शुभचिंतक हैं वो मोदी जी को ताकत दिल्ली के लिए देंगे, हम भी देंगे, आप भी दोगे, सब दोगे। मोदी जी को जो कमजोर करना चाहते हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा से। तो मोदी जी जब जयपुर बैठे रहेंगे तो देश की कमान कौन संभालेगा? जरा सोचिए, समझिए, बोलिए। ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जो आपके मन में विचार नहीं है, विचार करिए। ये कमजोर लोग हर ऐसी वैसी जगह बैठ जाओ। अरे भगवान तो मंदिर में विराजेंगे ना, जो विराजने की जगह है वहां विराजेंगे। अब तुम भगवान को जूतियों में बैठाओ, पैरों में बैठाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो मोदी जी का स्थान, मोदी जी का स्थान। और भाई 1 मिनट रुक जाओ। बैठे बैठे हेलो। हाँ भाई 2 मिनट और बैठो, रुको। तो मेरा मतलब है कि सोच समझकर फैसला लेना। और मैं आपसे पूछ करके जो भी कदम उठाऊंगा आपसे पूछ कर उठाऊंगा। पर मैं, मेरे करेक्टर है, मेरा एक चरित्र है। मैं मेरे नेता को पहले देखूंगा कि नेता मेरा प्रसन्न है, क्योंकि मुझे बानसूर की जनता को प्रसन्न रखना है। बानसूर की जनता में मेरे लिए मैसेज है छू मंतर और काम बढ़ंतर। तो इस मेरा मंत्र को तुम फेल करना चाहते हो या पास? अगर पास करना चाहते हो इस मंत्र को तो फिर मुझे टाइम दे देना, जल्दबाजी मत करना। कोई बीजेपी कांग्रेस कोई देने वाली नहीं है, नेता देता है। आज बीजेपी को बोल के मोदी मोदी क्यों करते हैं? मोदी नेता है, मोदी ने सबका दिल जीता है, मोदी काम करता है। वसुंधरा वसुंधरा क्यों करते हैं? नेता है, काम करता है। तो मुझे जो ऊपर वाले ने उनको क्षमता दी उसका मुझे समर्थन करने का आप आशीर्वाद दें, यही मैं आपसे निवेदन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चौकीदार करूंगा मैं। आज के बाद
मैं कल ही परसों जाऊंगा, डीजी से मिलूंगा और मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि सरकार के लिए डूब मरने की बात है कि 5-5, 6-6 मर्डर रोज हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। आपकी शेरनी ध्यान नहीं दे रही है। इस शेरनी के जबड़े कैसे बंद किए जाएं, या हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि या आप निर्णय लें। और शेरनी क्यों छोड़ी? हिरण छोड़ना चाहिए था और कोई जानवर छोड़। शेर का मतलब दरवाजा बंद करके रखना पड़ेगा, वो तो खा जाएगी। तो आपको बानसूर को खाने के लिए शेरनी छोड़ी है क्या? ये नहीं चलने देंगे हम गहलोत साहब से बात। आपकी शेरनी को उल्टा ले जाओ, जोधपुर ले जाओ, जोधपुर में काम करेंगे। हमको तो आप बस गोलियों से गोलीबारी ना हो, बदमाशी ना हो, इस तरह का एक मृत्युंजय जैसा अवसर बानसूर में लगा दो तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से जो महत्वपूर्ण है, हम एमएलए का और तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वोट में तो आप बिगाड़ोगे, लेकिन आज बानसूर की जनता की तरफ से शकुंतला जी के खिलाफ मैं निंदा प्रस्ताव रखता हूं। जो समर्थन में हो, मैंने कहा कि शकुंतला रावत जी के खिलाफ जो किए गए उनके कारनामों के खिलाफ बानसूर की जनता रामलीला मैदान में निंदा प्रस्ताव पास करना चाहती है। जो सहमत हो हाथ खड़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आए। आप सारा भोजन हमारे कार्यालय में व्यवस्था है, तो कार्यालय में सब भोजन करके जाएं। और आपका आभार, तपती हुई धूप में बिना किसी उसके आप मेरे समर्थन में आए हो। मैं जीवन भर आपका सेवक और आभार करूंगा। मेरे बीजेपी कार्यालय में जाते हुए खाना वाना नाश्ता वास्ता करके जाए। धन्यवाद। यानी जितने भी उनके समाज के सरपंच हैं, उन सभी को, किसी को 1 करोड़, किसी को 1.25 करोड़, किसी को 80 लाख, 13 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनको मैडम के द्वारा 1 पैसा भी अभिशंसा नहीं किया गया। समय मिलेगा तो बताएंगे। बहुत सारी पंचायत हैं जिनको 50 लाख से पुरस्कार दिया। तो ये भाईबंदी नहीं है, जातिवाद नहीं है, तो और क्या है? मेरे प्रति ये कहा गया, उसको कुछ लोगों ने कहा कि ये रांगड़ा है, इसको वोट नहीं देना। ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज मैं पीड़ित हूं। जब मुझे जनता ने वोट दिया, मैं सरपंच बना। अब मैं गांव की बात आगे नहीं रखूंगा तो किसकी रखूंगा? इसलिए मेरा बाप सभी से करवत निवेदन है
कि असली टिकट आपके और हमारे हाथ में है। आप हम सब मिलजुल के डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा जी को विजयी बनाएं ताकि विधानसभा क्षेत्र बानसूर सुरक्षित हाथों में आ पाए। धन्यवाद। जय भारत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई राजाराम जी सैनी पूर्व पार्षद को कि आप भी आए और अपनी संक्षिप्त बात कहते हैं। देखो काका जी ने बड़ी मार्मिक तरीके से अपनी बात कह दी। आइए राजाराम जी आप भी। हाँ? नहीं, समाज को मत गिरना किसी। राम राम साहब, माननीय श्री डॉक्टर रोहितास शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को राम राम। आप सभी को मालूम है आज आक्रोश रैली क्यों निकाली गई है। आक्रोश है शकुंतला के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति। और मैं आपको एक आज नई बात करने के लिए आया हूं। बीजेपी टिकट दे या ना दे, बानसूर की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और स्वयं ही वोट दे रही है। आज से अभी से दोनों हाथ मुट्ठी बीच के आप सभी लोग को, मैं भी डॉक्टर रोहितास, मैं भी डॉक्टर रोहितास, मैं